हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार है। जैसा कि आप सब परिचित ही है, राजस्थान में पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी जो कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है आ चुकी है और इसके आवेदन आपके 13 अक्टूबर से जिसको कह सकते हैं शुरू हो रहे हैं। 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक इसके आवेदन करने होंगे, तो आप सभी इसमें आवेदन निश्चित रूप से कर देना जिनकी क्वालिफिकेशन 10th पास है। काफ़ी कुछ चीज़ें इस पर हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता भी दी है, लेकिन आज के इस सेशन में इसका विस्तृत रूप से हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। देखिएगा, सीधी भर्ती परीक्षा 2023 है, क्वालिफिकेशन वही 10th पास है। इसके पाठ्यक्रम को एनालिसिस कर लेते हैं। पाठ्यक्रम आपको पता है कि ए और बी दो सेक्शन में बटा हुआ है। अगर देखा जाए तो सेक्शन ए सेक्शन को देखा जाए तो 70% वेटेज दिया गया है, लेकिन जब बी सेक्शन पर आऊंगा तो मैं कहूंगा कि वास्तविक रूप में सिलेक्शन पार्ट 30% ही है इसका, क्योंकि 70% में तो नंबर सबके ही बराबर आएंगे। गैप जो होगा वो 30% में होगा और पेपर वास्तविक रूप में 30% वाला ही बन करके आएगा आपके सामने, वह चर्चा करेंगे आगे। पेपर दो भागों में बटा हुआ है, ए और बी सेक्शन। एक पेपर होगा, ए में ही दो भाग बटे होंगे। टोटल वेटेज इसका 70% है। ए भाग में 105 क्वेश्चंस है, टोटल 105 नंबर के। यहां अगर देखेंगे तो राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ यानी कि किसकी बात सिर्फ राजस्थान की ही होगी पेपर में। माध्यमिक स्तर के साथ, माध्यमिक स्तर यानी कि लेवल कैसा, आपके 10th लेवल तक का स्टैंडर्ड रखा है, लेकिन मान के चलिएगा कंपटीशन है। फॉर्म भी लगभग 10 से लेकर के 15 लाख के बीच में फॉर्म आने की उम्मीद रहेगी। अबोव 10 लाख मान के चलेगा, इसलिए कहा जरूर 10th पास है, लेकिन ये ध्यान रखना कि 10th इधर रहेगा ये, यानी कि 10th से अपर लेवल का, यानी कि आपके ये ध्यान रखना जो जर्नल तैयारी करते उस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, इसने कह दिया कि सामान्य ज्ञान। अब देखो, सामान्य ज्ञान में सब कुछ आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ बिंदु डाले इसने। दैनिक विज्ञान यानी कि डेली रूटीन में जो आपके साइंस आती है, वो जैसे लाइट है, प्रकाश है, तो प्रकाश के कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले। डाइजेशन सिस्टम से आपसे पूछ ले। बालों का रंग काला कैसा होता है, क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछ ले। यानी कि बेसिक साइंस को लेकर के जर्नल इंट्रोडक्टरी जो साइंस होती है वो आपको देखनी पड़ेगी इसमें। तो जर्नल जो आपके साइंस है उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स आपको पूछी जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं प्रतिशतता पूछ ले, आपसे औसत पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, आयु वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपसे लाभ हानि जो होती है वो पूछी जा सकती है। तो बेसिक मैथ्स आपको तैयार करनी होगी, ठीक है। सामाजिक अध्ययन, अब आप ये कहेंगे कि सामाजिक अध्ययन क्या है। सामाजिक अध्ययन में सब कुछ ही सामाजिक अध्ययन है, जितना हम देख रहे हैं उसमें सामाजिक अध्ययन। अब इस सामाजिक अध्ययन में जैसे उसने पूछ लिया कि राजस्थान में बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो है तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन, लेकिन सामान्य अध्ययन में पूछ लिया उसने, क्या कर सकते नहीं। आपसे पूछ लिया जाए कि मूंगफली कौन सी ऋतु की फसल है, तो आप क्या करोगे, सामान्य अध्ययन है, बताना पड़ेगा आपको, खरीफ की है वैसे। तो सामान्य अध्ययन, नाम शब्द छोटा है लेकिन लेंथ बहुत बड़ी है, ये ध्यान रखना इसकी। ज्योग्राफी, पर्टिकुलर राजस्थान की ज्योग्राफी कैसी है, तो ज्योग्राफी आपको पता ही है, आप लगातार पढ़ ही रहे हैं उत्कर्ष के साथ, जिसको कह सकते हैं आपने देखा ही होगा कि ज्योग्राफी जिसको कह सकते हैं लगातार, जैसे क्लासेज आपके विभिन्न टीचर जैसे नरेंद्र सर वगैरह आपके क्लासेज ज्योग्राफी की लेते ही रहते हैं, जो आपको अच्छे से देखते हैं ज्योग्राफी का पार्ट। इतिहास, राजस्थान का इतिहास जिसको कहा जाए तो बहुत विस्तृत इतिहास रहा। अब इतिहास में कुछ भी पूछ ले। अब देखो इन्होंने क्या कहा, यहां तो कहा माध्यमिक स्तर, और आगे इन्होंने अलग अलग दे दिया, ज्योग्राफी भी अलग दे दी,
इतिहास भी कह रहा है कि हम अलग से पूछेंगे, हम राजस्थान की संस्कृति पूछेंगे, राजस्थान की कला और राजस्थान के समसामयिक विषय आदि पर समाविष्ट है। अब समसामयिकी कहाँ से कवर कर सकते हो? तो समसामयिकी उत्कर्ष की शाम को रोज 5 बजे क्लास लगती है नरेंद्र चौधरी सर की। तो नरेंद्र चौधरी सर की अगर आपने क्लास करंट अफेयर्स की ले ली तो आपके ये वाला जो पार्ट है समसामयिकी वाला आपके कवर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि विशेष रूप से सर राजस्थान समसामयिकी ही पढ़ाते हैं आपको, तो ध्यान रखना। ये तो ए पार्ट है जिसमें से 105 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन बी पार्ट में होंगे और बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। यहां देखिएगा बी पार्ट में 45 क्वेश्चन हैं और 45 ही नंबर है। अब यहां देखो, इस पर चर्चा करेंगे। पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, ये ध्यान रखना। अब यहां पर क्या है, नीचे बिंदु दे रखे हैं कि उनके सामान्य ज्ञान। अब ध्यान रखना, सामान्य ज्ञान का मतलब पहली चीज तो मैं बता दूं, सामान्य ज्ञान में सबसे पहला नॉलेज आपको पशुपालन विभाग का होना चाहिए कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थिति क्या है। तो राजस्थान का पशुपालन विभाग कब अस्तित्व में आया, किस किस विभाग के साथ अस्तित्व में आया, सेपरेट पशुपालन विभाग कब बना, क्या शुरुआत में पशुपालन विभाग एग्रीकल्चर के साथ ही था क्या। तो आपको यह जानकारी, राजस्थान में पशुपालन की स्थिति क्या है, तो ये बेसिक में है। अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, तो वो आपके इसमें है। किसी में जैसे हम देख लेते हैं कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, भैंस के मांस को क्या कहते हैं, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, तो इनके लिए कुछ विशिष्ट वर्ड यूज होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने की। इसके अगर देखा जाए तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री है, यहाँ पर बेसिक पशुपालन। पीछे आपके कुछ बिंदु दे रखे हैं। इन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल, इन्होंने कहा है कि देसी नस्ल और प्रदेश में यानी कि राजस्थान की जो लोकल ब्रीड्स है उनकी बात कर रहा है। ये जैसे थार पारकर है, कांकरेज है, राठी है, आपके जिसको कह सकते हैं, इनकी बात कर रहा है, नागौरी है, हरियाणवी है। तो ये आपके क्या देसी नस्ल की बात कर रहा है। विदेशी नस्ल पूछी जरूर नहीं है, लेकिन अगर पूछ ली जाए तो आप मना नहीं कर सकते कि साहब आपने मना किया था, विदेशी नहीं पूछेंगे। क्यों? पशुपालन से संबंधित आपकी सामान्य जानकारी है तो पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है तो कुछ तो पूछेगा वो साथ में, इसलिए आपके ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान। आवश्यकता क्यों होती है? आपको पता है कि कृत्रिम गर्भाधान में एक हाईली जो कैरेक्टर्स वाला जो होता है, जिसके विशिष्ट कैरेक्टर्स होते हैं, हाईली प्रोडक्टिव जो मेल होता है उसके सीमेंस को हमारे लोअर प्रोडक्टिव जो फीमेल्स होती हैं, चाहे वो आपके गाय हो चाहे भैंस हो, उनमें आपके क्या उनका सीमन जो ट्रांसप्लांट किया जाता है और हम क्या करते हैं, हाइब्रिड नस्ल जो है उत्पन्न करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्या प्रोसेस होती है और किस प्रकार से ये कार्य करती है, ये ध्यान रखना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से निम्न नस्ल के पशुओं को उच्च नस्ल के पशु आपके पशुओं में परिवर्तित किया जाता है और इसके लिए लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपके क्या है चलते हैं, कार्य करते हैं। कास्ट्रेशन जो होता है, बधियाकरण, ठीक है, कास्ट्रेशन जो बधियाकरण होता है किस उम्र में किया जाता है, कास्ट्रेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा बर्डी जो कास्ट्रेटर जो होता है वो काम में लिया जाता है, किस उम्र पर, ध्यान रखना, अलग अलग उम्र पर अलग अलग ब्रीड्स जो होती है, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी, इनके लिए अलग अलग उम्र है, ये ध्यान रखना, उसको कास्ट्रेट करने की, उसको बधियाकरण करने की, ये ध्यान रखना आपको। फिर इन बधियाकरण पशुओं का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो फीमेल्स की जो आपके मध चक्र वगैरह जो साइकिल्स होती है उनको आइडेंटिफिकेशन करने में भी काम में लिया जाता है इनका। दूध दोहन, देखिएगा दूध दोहन के अलग अलग विधियां हैं, फुल हैंड मेथड है, फिस्ट है, चुटकी विधि है, आपके जिसको कह सकते हैं अंगूठा दाब विधि है। तो ये कौन कौन सी विधियां हैं उन पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी, कौन सी लाभदायक है कौन सी हानिकारक है, भेड़ और बकरी में आप कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। दूध स्वर्ण काल, सेक्रेशन पीरियड ऑफ मिल्क, गाय भैंस भेड़ बकरी का
प्रसव के बाद कितने समय तक दूध देती है वो देखना पड़ेगा। स्वच्छ दूध उत्पादन, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए क्या क्या करना होगा। पहले उसके थन को क्या करते हैं, आपके हल्के गुनगुने पानी से धोया जाता है, साफ जगह पर रखा जाता है, पशु रोगग्रसित नहीं हो। तो ये चीजें, इसमें कुछ टेक्निकल जो पार्ट है, कथन निष्कर्ष के अच्छे क्वेश्चन से इसमें से बन सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। पशु और कुक्कुट प्रबंधन, गाय को कहाँ रखेंगे, एक जो गर्भवती गाय है उसको रखने के लिए कितना स्थान होगा, एक नर जो होता है उसको रखने के लिए कितना स्थान होगा, मुर्गियों को कहाँ रखा जाए उसके लिए, यानी कि मैनेजमेंट। तो पशुओं का मैनेजमेंट है, इसमें ध्यान रखना। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, एक पशु मर गया आपको जिसको कह सकते हैं, अब उस पशु का निस्तारण कैसे होगा, तो जैविक अपशिष्ट, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण क्या होगा ये ध्यान रखना आपको। उसे किस प्रकार से डिकम्पोज किया जा सकता है, डिकम्पोज करने से कुछ क्या मिल भी सकता है क्या, वो पार्ट है। संतुलित पशु आहार, इसे कहते हैं डाइट बैलेंस या बैलेंस डाइटिंग। तो किस किस पशु को क्या क्या डाइट चाहिए, ये डाइट देखनी पड़ेगी। चारा फसलें, अब देखिएगा चारा फसलों में बेसिकली अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब रिजका, बरसीम और जई हम 3 पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2 ग्राम पंचायतों में नेपियर घास उगाए जाने के लिए राज्य सरकार अनुदान दे रही है। तो नेपियर घास भी तो किसका विकल्प है, चारा फसलें का, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो आपके ये देखना पड़ेगा चारा फसलें। अब चारा फसलों में कुछ भी पूछ सकता है, बोटनिकल नाम पूछ ले आपसे, फैमिली पूछ ले, उसका डाइजेशन सिस्टम पूछ ले कि उसकी प्रोटीन कितनी पाई जाती है, उसकी सुपाच्य जो आपकी क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो इससे ये पूछा जा सकता है। चारा और चारागाह, ठीक है, इसके लिए टर्म कौन सा यूज होता है आपके, वो चारागाह के लिए आपके टर्म पूछ ले तो आप मना नहीं कर सकते। स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, एक स्वस्थ और बीमार पशु की क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है। उसकी आंखें क्या होगी, स्वस्थ पशु होगा उसकी आंखें चमकदार होगी, जो बीमार पशु होगा उसकी आंखों से आपके क्या है, पानी बहता हुआ नजर आएगा। एक जो बीमार पशु होगा देखते ही क्या लगेगा, जिसको कह सकते हैं कुमला कुमला सा, कुछ उदास सा लगेगा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, आपको ध्यान रखना होगा। पशुओं में अंत एवं बाहरी परजीवी रोग, पशुओं में, अब इसने सिर्फ इतना लिखा है कि पशुओं में अंत और बाह्य परजीवी रोग, तो रोग तो बहुत है, सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको यहाँ पर रोग, ये ध्यान रखना। चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, वायरस के द्वारा होते हो, चाहे प्रोटोजोआ से होते हो, और चाहे आपके किससे होते हो, आपके परजीवी वगैरह से होते, तो सारे आपको देखने पड़ेंगे। पशुओं में टीकाकरण कब कब किया जाता है, वैक्सीनेशन का टाइम क्या है, तो वैक्सीनेशन जो चार्ट होता है आपको वो भी ध्यान होना चाहिए, वैक्सीनेशन चार्ट। पशुधन प्रसार, इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। पशुधन प्रसार यानी कि हम प्रचार प्रसार किस प्रकार, जैसे मेले वगैरह लगते हैं वहां प्रदर्शनी वगैरह लगाई जाती है अलग अलग, तो ये क्या है, साधन है इसके, आपके ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से हम इसका क्या कर सकते, प्रसार। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, वही है एक प्रकार से, जो भेड़ बकरी ज्यादा सेंसिटिव है, छोटे जानवर होते, तो आपके इनका स्वास्थ्य कैलेंडर, कब कब वैक्सीनेशन लगेगी, क्या क्या उम्र पर, यह ध्यान रखना है आपको। ऊन, मांस, दूध, अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान। अब यहां पर देखो, अब आप इसको सिर्फ राजस्थान के सेंस में नहीं देख सकते। ऊन, विश्व में ऊन में भारत की स्थिति क्या है, भारत में ऊन सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पन्न होता है, वैसे राजस्थान है पहले स्थान पर। मांस में भारत का स्थान कौन सा है, राजस्थान का स्थान कौन सा है, राजस्थान में कौन सा जिला मांस का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। दूध का उत्पादन विश्व में कौन सा देश सबसे ज्यादा करता है, देश में कौन सा राज्य करता है, राज्य में कौन सा जिला सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ऐसे ही अंडों की स्थिति है, अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन कहाँ होता है, भारत में अंडा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में कहाँ होता है, ठीक है। इनमें राज्य का उत्पादन और स्थान, ये ध्यान है, देश व राज्य का दोनों का ध्यान रखना आपको। प्रति व्यक्ति दूध, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता सबसे ज्यादा कहाँ है, पंजाब में है, फिर पंजाब के बाद में करंट के डाटाज के अनुसार हमारा राजस्थान का दूसरा स्थान है। मांस में हमारा क्या स्थान है, क्या अवेबिलिटी है मांस की, अंडों की अवेबिलिटी क्या है, उपलब्धता कितनी है। प्रति पशु दूध की उत्पादकता, पशु की दूध की उत्पादकता क्या है। ऊन कतरन,
जो भेड़ बकरी जो होती है उनकी, आपके जो ऊंट वगैरह होती है उनकी ऊन को काटा जाता है, उनको साफ किया जाता है ऊन की कतरन को, तो वो किस प्रकार से होती है, कब कब की जानी चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, भार ढोने वाले पशु। ठीक है, तो भार कौन से आपके जो ढोते हैं, जैसे ऊंट है, बेल है, इनको देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद, अब अगर इसने वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दिया तो आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट पर ही नहीं रुक सकते, आपको वर्मी कल्चर देखना होगा, वर्मी वाश देखना होगा, कौन सा केंचुआ जो होता है, तो इसके लिए केंचुआ आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सा है, एपीजिक है, इंडोजिक है, डायोजिक है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर क्या उसका एनपीके रेशो होता है वो भी देखना पड़ेगा। अगर वर्मी कंपोस्ट डाल दिया तो कैसे तैयार होती है, क्या टेम्परेचर होगा, क्या ह्यूमिडिटी होगी, ये भी ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ पर पशु के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, चमड़ा जो होता है इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, और पशु की जो हड्डियां होती है उसका क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, तो सीधा देख करके हम बता दे, पशु के सींग को देख करके बता दे कि इतनी उम्र है, पशु के खुर को देख करके बता दे कि इतनी उम्र है, पशु के टीथ को देख करके, सबसे साइंटिफिकली जो होता है पशु के टीथ को देख करके काउंट कर लें कि कितने पशु आपकी इसकी उम्र होगी। सींग पर इसके जो छल्ले होते हैं उनके आधार से हम उम्र ज्ञात कर सकते हैं। पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को हानि, जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन से हमारे पर्यावरण को हानि होती है, पशुओं से हमारे पशुओं को क्या होती है, आपको पता होगा, गाय, आपने देखा होगा गाय जो होती है, जब गाय में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि रोडों के आसपास वो गाय जो होती है क्या करती है, पॉलीथीन को खाती है जगह जगह से। क्यों? क्योंकि उसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है, पैसे फास्फोरस और पैसे पाइका नामक एक रोग, जिसकी वजह से आपके क्या होता है, आपको दिखाया जाएगा, आपको ये पता लगेगा कि जब वो पॉलीथीन खा रही है दैट मीन्स पाइका हो गया, यानी कि आपके क्या हो गया, फास्फोरस की कमी हो गई। ये ध्यान रखना आपके पशु में। इसके अलावा पशु बीमा, अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में अगर देखा जाए तो पशुधन बीमा जो है काफी चर्चा में रहा। अक्टूबर में ही आपके इसको कह सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, सितंबर अक्टूबर में। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, जब हम पशु खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधान है, क्या उसके पास उसका पंजीका रजिस्टर है, क्या उसके पास उसके दुग्ध का रजिस्टर है, क्या उसके पास उसकी उम्र का रजिस्टर है, वहां अलग अलग रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, क्या उन रिकॉर्ड्स की उनके पास, क्योंकि उन रिकॉर्ड्स के आधार से हम क्या देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इस पशु की उम्र क्या रही होगी। क्योंकि कई बार हमें देखिएगा पशु ऐसा लगता है कि उम्र तो जिसको कैसे दिखने में तो अच्छा है लेकिन उम्र ज्यादा हो सकती है, लाने के बाद जब दूध दोहते हैं तब पता लगता है। पशु मेले, राजस्थान में जो पशु मेले होते हैं आपके, चंद्रभागा पशु मेला है, वीर तेजाजी पशु मेला है, तो ये कहाँ कहाँ कौन कौन से बढ़ते, किस तिथि को बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं। पशु गणना, तो आपके 2019 की पशु गणना जिसको कह सकते हैं आपको देखनी होगी, पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज जनगणना थी, ये ध्यान रखना आपको। जो गौशाला प्रबंधन है, गौशाला यानी कि जहां गायों को रखा जाता है उसका मैनेजमेंट कैसा हो। साफ सफाई का महत्व क्या है, साफ सफाई में कौन कौन से केमिकल्स हम काम में लेते हैं। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, तो गोबर का निष्पादन, मूत्र का निष्पादन और जहां वो बैठते वो बिछावन, इन तीनों को मिला दिया जाए तो फार्म यार्ड मेन्योर बन जाती है, तो फार्म यार्ड मेन्योर भी देखना पड़ेगा आपको यहां पर। पशुधन उत्पादों का विपणन, अब पशुधन उत्पाद क्या है, दूध है, दूध को कैसे बेचेंगे, क्या मार्केटिंग होगी, दूध बेचेंगे कहाँ, डेयरी पर, तो राजस्थान में डेयरी की स्थिति क्या है। आपके दूध से बनने वाले जो उत्पाद हैं, दूध से खोआ बनता है, मावा बनता है, तो वो देखने पड़ेंगे आपको। दूध से पनीर बनता है, वो देखना पड़ेगा। आगे लिख लिया, राजस्थान में डेयरी का विकास कैसे हुआ, तो राजस्थान डेयरी विकास गतिविधियां आपको देखनी पड़ेगी। तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पशुधन विभाग की योजनाएं कौन कौन सी आपकी पशुधन, तो भारत की भी पूछ सकता है, यहां पर राजस्थान की भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना आपको। आदि का समावेश हो, इन पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैंने बेसिकली आपको इस सिलेबस को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के साथ साथ ये बताया कि आपको और क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। अब देखिएगा
इसका मैटर कहाँ से कंसोलिडेट करें, उत्कर्ष के साथ जुड़कर तो आप बहुत अच्छे से उत्कर्ष तैयारी कर ही सकते हैं। 16 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है, आपको पता है। इसके साथ ध्यान रखना नेसेसरी रूप से आपको क्लास 11th प्लस क्लास 12th राजस्थान में आरबीएससी की जो बुक है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसका तीसरा सेक्शन राजस्थान में। अब ये बुक कौन सी, तो बुक ध्यान रखना आरबीएससी की बुक एग्रीकल्चर, ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में एग्रीकल्चर जो आपके क्लास 11th और 12th के जो बच्चे हैं वो बुक आपको चाहिए 11th और 12th की। और इसमें 3 सेक्शन है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका जो तीसरा सेक्शन है, थर्ड सेक्शन, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके प्रैक्टिकल आपको देखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ ये तो होनी चाहिए आपको, ये बेस बनाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा 10 लाख से ज़्यादा आवेदन होंगे, तो इसमें एग्रीकल्चर के तो ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके जिसको कह सकते हैं 2 लाख, बाकी तो मैक्सिमम विद्यार्थी नॉन एग्रीकल्चर के होंगे। नॉन एग्रीकल्चर का अगर विद्यार्थी होगा, उसे ये कंपटीशन फाइट करना है, तो उसे इस 35 नंबर पर बहुत जोर देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको। अगर 35 नंबर को आपने अच्छे से कवर कर लिया, हाँ ये जरूर बता सकता हूं मैं, ये 45 नंबर का जो पार्ट है, आप इस 45 में से 45 तो नहीं लेकिन 40 से 45 नंबर जरूर ला सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चर की बात करो, एग्रीकल्चर वाले तो लेकर के आएंगे 45 में से 45 भी लेके आएंगे, क्योंकि ये वो सेक्शन है जहां से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो नॉन एग्रीकल्चर विद्यार्थी कैसे इसको कवर करें, तो आप 11th 12th की बुक रखें, उत्कर्ष के साथ जुड़े, जिसको कह सकते हैं, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाई जाएगी, बताई जाएगी, पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। तो आप तैयारी कर सकते हैं, आप अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है, 5,934, लगभग 6,000 पद है, अपने आप में अद्भुत है, ये ध्यान रखना। पद छोटा नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये हमने सिलेबस की चर्चा की, इसकी पूरी चर्चाएं प्रत्येक टॉपिक को लेकर के अलग अलग टीचर्स आपके साथ फिर चर्चा करेंगे क्लासरूम में, ये ध्यान रखना आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः बता दूं कि ऑफलाइन बैच जोधपुर और जयपुर दोनों ही जगह 16 अक्टूबर से, क्लासरूम टू लाइव 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।